गुड मॉर्निंग। सो फिज़िक्स क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर अपने पास जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें समझनी होती है। तो सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेसिकली अपने पास जिस चीज़ के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपके पास। तो इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन्स। अब वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, तो इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या हुआ, एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो तीन वर्ड्स हम लोग याद रखेंगे। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन तीनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या हो गया कि चार्ज इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी which is responsible for electrical phenomena such as the electrical field, electrical force and electrical potential। अब कहता है कि ये चार्ज आता कहाँ से है। तो हम लोगों को पता है कि आपके पास जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, तो एटम। क्या होता है हमारे पास, तो एटम होता है। अब एटम जो है वो क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। कि एटम जो है आपके पास वो क्या है, न्यूट्रल। अब एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है भाई, कि जो है कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके पास क्या है, प्रोटॉन। इस वजह से वो क्या होता है, न्यूट्रल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इस वजह से एटम क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। अब फिर सवाल उठता है कि चार्ज डेवलप कैसे होगा बॉडी के ऊपर। तो कहता है आपके पास कि जब हम लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में आपके ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ आपके पास कि बीच में क्या हो गया आपके पास, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या हो गए आपके पास, ऑर्बिट, और ऑर्बिट में क्या हुआ आपके पास, इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस से तो किसी चीज़ को हम लोग बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो निकालना कैसे पड़ेगा, तो भाई ऑर्बिट से। यानी कि ट्रांसफ़र जब भी होगा तो किसका ट्रांसफ़र होगा आपके, तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये चीज़ अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जब भी ट्रांसफ़र होगा तो किसका ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन का। अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक चीज़ और जो हम लोगों को याद रखना है कि अगर आपके पास सेम चार्ज है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, उस केस में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वहाँ पे हमेशा आपका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। अब आता है चार्ज का डेफिनेशन अपना क्लियर हो गया। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टैट कूलम्ब होता है। सी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और ये एक्चुअली में क्या है, तो कहता है कि एक चार्ज आप यहाँ रख दिए, एक चार्ज आप यहाँ पे रख दिए, यानी कि एक कूलम्ब चार्ज यहाँ है और एक कूलम्ब चार्ज यहाँ है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलम्ब कहते हैं। तो यानी इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन इच अदर। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज किस पे होगा आपके पास,
प्रोटॉन के ऊपर होगा, सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब कहता है हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, यानी कि वहाँ पे चार्ज आपका अगर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगी। तो उस सब्सटेंसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये अगर हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, और दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो उसको हम लोग कहते हैं, जहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा उसको कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। तो जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब क्या हो गए, कंडक्टर। और जैसे रबर हो गया, वुड हो गया, तो ये सब क्या हो गए, इंसुलेटर। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो क्यों करता है। तो अगर हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल में प्रेजेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। यानी जिस भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास है, जैसे पानी लिए उसमें नमक डाल दिए, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो लिक्विड स्टेट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है आपका कैटाइन और एनाइन। यानी कि अगर हम लोग एक सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल रहे हैं, NaCl, क्या डाल रहे हैं, NaCl, तो जैसे ही ये वाटर में जाएगा तो ये क्या करेगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, और दिस Na+ एंड Cl- इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या हो गया, तो कैटाइन एंड एनाइन। दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज रेस्ट फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब चार्ज आपका मोशन में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरह के इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चार्ज अपना रेस्ट पे होगा, और एक जहाँ पे आपका चार्ज मोशन में होता है। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपना, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है। कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि कहाँ पर था, इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, और इस इन्फिनिटी से आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, और उसके लिए आपको वर्क डन परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया आपके पास, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको कैपिटल V से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। अब अगर हमारे पास इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, और A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर आप चार्ज को लेके जा रहे हैं, और उसमें अगर आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो कौन सा टॉपिक आता है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर। और यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V से डिनोट करते हैं, और वो होता है W/Q, जहाँ पे W क्या है आपके पास वर्क डन, Q क्या है आपके पास चार्ज, यूनिट इसका भी क्या होगा, वोल्ट। अब हम लोगों को पता है वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कुलम्ब। यानी कि एक कुलम्ब चार्ज को लाने में अगर एक जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है तो वहाँ पे आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। यानी वर्क डन ऑफ 1 जूल इन मूविंग 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग जूल पर कुलम्ब भी लिख सकते हैं। इसको मेज़र करने के लिए अपने पास जो डिवाइस होती है उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। जब भी इसको हम लोग सर्किट में लगाते हैं तो पैरेलल में लगाएंगे। इसकी रेसिस्टेंस हाई होती है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इससे करंट आपका क्या करे, फ्लो करे।
तो यानी कि अगर आपके पास ये सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी लगाएंगे वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे, पैरेलल के अंदर। तो और इसकी जो रेसिस्टेंस होगी हाई होगी, ताकि जो करंट है आपका इसी डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में नहीं जाए। तो ये चीज़ें ध्यान में अपन रखेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि कितने स्पीड से किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में आपका करंट जो है क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, चार्ज जो है आपका फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या हो गया अपने पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। अब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो करेगा, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड रहेगा तब तक वहाँ पे चार्ज आपके फ्लो करते रहेंगे। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम हो जाएगा, चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा और करंट अपने को नहीं मिलेगी। अब कहता है इसका यूनिट क्या होगा, तो एम्पियर, यानी कि जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, करंट की, तो करंट क्या हो गया, Q बाई टी, जहाँ पे Q क्या हो गया आपके पास चार्ज और T क्या हो गया आपके पास टाइम। तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब कहता है ये जो इलेक्ट्रिक करंट है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसी को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर, कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, जब चार्ज आपका 1 कूलम्ब हो और टाइम आपके पास 1 सेकेंड हो, यानी 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड के अंदर अगर पास हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से, तो हम लोग कहेंगे कि भाई करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 1 एम्पियर। आई से इसको डिनोट करते हैं करंट को, और इसके स्मॉलर यूनिट्स में मिली एम्पियर वगैरह आता है। फिर आता है कि इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, तो इसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है एमीटर, और इसको हम लोग हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये सर्किट है तो इसी के अंदर हम लोग सीरीज़ में क्या कनेक्ट कर देंगे, एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। इसकी रेसिस्टेंस कम होती है ताकि इसी डायरेक्शन में करंट आपका क्या करे, फ्लो करे। फिर आता है कि आपको अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो कैसे, तो कहता है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो कहता है या तो सेल यूज़ करते हैं या फिर बैटरी यूज़ करते हैं, और इसी के मदद से क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपनी मेंटेन होती है। अब कहता है ये जो डायरेक्शंस है ये भी 2 तरह के डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो उसको हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं, और नेगेटिव से पॉजिटिव है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन कहते हैं। आता है अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, तो एक कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके अंदर वायर्स होंगे, रेसिस्टेंसेस होंगे, स्विचेस होंगे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसी के अंदर बैटरीज़ है, तो कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स जो है उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। एक डिवाइस के बारे में पूछा जाता है, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, तो जिसकी रेसिस्टेंस वेरिएबल होती है, जिसके रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कहता है कि रियोस्टेट का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि किसी सर्किट के अंदर अगर रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो करंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब कहता है कि जब हम लोग सारे डायग्राम्स को इंडिकेट करते हैं तो वो होता है आपके पास सर्किट डायग्राम, कि जब भी किसी सर्किट को इलेक्ट्रिकल सिंबल्स या उसके कंपोनेंट से हम लोग डिनोट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम।